दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री की क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने एल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। वैसे मैंने प्रीवियस क्लास में ये डिस्कस कर लिया था कि एल्केन्स लेस रिएक्टिव है। रीजन ये, एक तो इसमें कार्बन कार्बन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी ज्यादा होती है, और साथ में ये नॉन पोलर है तो इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम है। फिर भी कुछ रिएक्टिव रिएजेंट इससे सर्टेन कंडीशन में रिएक्ट करते हैं, तो वहां एल्केन खुद आगे चल के रिएक्ट नहीं कर रहा, वो रिएजेंट उस पर अटैक करके वो रिएजेंट इनिशिएशन ले रहा है रिएक्शन के अंदर। तो मैंने फर्स्ट रिएक्शन डिस्कस किया था, स्टार्ट किया था केमिकल प्रॉपर्टीज में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसमें हेलोजिनेशन में अभी मैं बात कर रहा हूं X2, तो X2 हो जाता है F2Cl2 Br2 और I2, यानी इनसे ये रिएक्शन कैसे करता है। तो जो एल्केन है, एल्केन को अपन RH लिख रहे हैं, और ये XXFF हो गया, ClCl हो गया, और इसका ये रिएक्शन हो रहा है सर्टेन कंडीशन में, तो RX प्लस HX बन रहा है। तो कुल मिला के यहां पर हुआ ये है कि इस रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो हाइड्रोजन एटम है, इस हाइड्रोजन एटम की जगह ये हेलोजन एटम सब्स्टिट्यूट हुआ है। तो ये हटा और उसकी जगह ये आया, यानी H की जगह X सब्स्टिट्यूट हुआ। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और हेलोजन सब्स्टिट्यूट हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हेलोजिनेशन। और अब हम अगर इसका रिएक्शन करें तो RH फ्लोरीन का रिएक्शन है, फ्लोरीन का रिएक्शन होगा तो RF बनेगा और HF बाय प्रोडक्ट हो जाएगा। अगर मैं क्लोरीनेशन की बात करूं तो Cl है, RCl बनेगा, HCl, RH है, ब्रोमिनेशन है, RBr बनेगा, HBr रिलीज होगा। RH है, आयोडीनेशन है, दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल, Ri प्लस HI। तो फ्लोरिनेशन, क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन और आयोडीनेशन हुआ। इसमें H की जगह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन रेस्पेक्टिवली रिप्लेस हुए हैं। अब हम यहां पर सबसे देख रहे हैं कि इनमें से सबसे फास्ट रिएक्शन कौन सी होगी। तो F2Cl2 Br2 I2 में जो FF बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है वो सबसे कम होती है। FF बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये FF बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम होती है। रीजन ये कि फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है, तो फ्लोरीन के ऊपर जो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, इनका म्यूचुअल रिपल्शन काफी बढ़ जाता है, तो F2 बहुत जल्दी केमिकल रिएक्शन में एंटर करता है, क्योंकि किसी भी रिएक्शन में क्या होता है, ओल्ड बॉन्ड इज ब्रेक। तो ये यहां कार्बन और हाइड्रोजन का ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और न्यू बॉन्ड इज फॉर्म, यानी ये रेड वाला बॉन्ड ओल्ड बॉन्ड है, ये ब्रेक हुआ और न्यू बॉन्ड इज फॉर्म। तो यहां पर भी इधर यहां पर क्या होगा, हेलोजेंस के बॉन्ड, ये वाले रेड वाले बॉन्ड ब्रेक होंगे, ठीक है। तो यहां फ्लोरीन का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत कम है, इस वजह से फ्लोरीन की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है। अब आप कंफ्यूज मत करना, प्रीवियस क्लास में मैंने डिस्कस किया था या पहले कभी मैंने डिस्कस कर रखा है, तो उस पॉइंट को मैं रिपीट कर रहा हूं कि फ्लोरीन एटम, ध्यान देना बेटा, फ्लोरीन एटम जब भी किसी भी दूसरे एलिमेंट से, जैसे फ्लोरीन हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है, फ्लोरीन कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, फ्लोरीन फास्फोरस से बॉन्ड बना रहा है, तो ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन फ्लोरीन जब दूसरे फ्लोरीन एटम से बॉन्ड बनाता है तो ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत कम हो जाती है। यानी यहां पर तो ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत हाई है, पर ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत कम है। रीजन में प्रीवियस क्लास में मैं डिस्कस कर चुका था, प्रीवियस तो नहीं, उससे पहले वाली क्लासेस में केमिकल, जब हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस कर रहे थे तब मैंने डिस्कस किया था इस पॉइंट को। तो अभी और आगे इन ऑर्डरिंग में मैं डिस्कस करूंगा। अभी तो आप ये याद रखो कि फ्लोरीन का म्यूचुअल बॉन्ड बहुत वीक होता है, लेकिन फ्लोरीन का एटम, फ्लोरीन का म्यूचुअल बॉन्ड यानी ये वाला FF के बीच में, तो ये वाला बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी तो बहुत कम होता है,
लेकिन फ्लोरीन जैसे ये HF है, तो HF में हाइड्रोजन और फ्लोरीन का जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो सबसे ज्यादा है। यहां कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड है, तो कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा है। किनसे? इनसे। यानी इन सब में अगर मैं बात करूं तो ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे हाईएस्ट है और ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे लोवेस्ट है। ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है, इससे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसकी है। ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाईएस्ट है, उससे कम इसकी है, उससे कम इसकी है, उससे कम इसकी है। तो आपको ध्यान रखना है, फ्लोरीन जब भी किसी एटम से बॉन्ड बनाएगा तो स्ट्रॉन्ग बनाएगा, लेकिन आयोडीन जब किसी दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है तो वो वीक बनाता है। जैसे यहां आयोडीन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया तो वीक है, या आयोडीन ने एल्काइल ग्रुप के साथ या कार्बन के साथ जो बॉन्ड बनाया है वो वीक है। अब ऐसा क्यों, ये इनऑर्गेनिक का कंसेप्ट है, हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, पर ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया कि लेफ्ट टू राइट जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो रिएक्टिविटी जो हो रही है वो डिक्रीज हो रही है, यानी F2 मोर रिएक्टिव है ड्यू टू लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। यानी फ्लोरिनेशन सबसे फास्ट होता है, उससे स्लो क्लोरिनेशन, उससे स्लो ब्रोमिनेशन, उससे स्लो आयोडीनेशन। ये जो फ्लोरिनेशन है ये डार्क में हो जाएगा, यानी इसके अंदर डार्क में हो जाएगा। ऐसा लिखने का मतलब ये हो गया कि इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमको कोई ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए। क्लोरिनेशन सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। क्लोरिनेशन किस में होता है बेटा? सनलाइट की प्रेजेंस में हो जाता है। ब्रोमिनेशन में हमको हीट करना पड़ेगा T1 टेम्परेचर पर। आयोडीनेशन में हम हीट करते हैं T2 टेम्परेचर पर, और T1 और T2 में क्या रिलेशन होगा? T2 हायर होगा। तो एक तो पॉइंट आपको ध्यान ये रखना है। अब क्वेश्चन नंबर अनदर क्वेश्चन, व्हाई आयोडीनेशन इज रिवर्सिबल। ये एनसीईआरटी बुक का एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आता भी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है। तो बेसिकली HI या HI जो होता है, HI रिड्यूसिंग एजेंट है। HI क्या है बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट है। इस वजह से मैं क्लियर कर रहा हूं। अब जैसे मैंने मीथेन का रिएक्शन फ्लोरीन से किया डार्क में, तो CH3F यानी मिथाइल फ्लोराइड प्लस हाइड्रोजन फ्लोराइड बन जाएगा। CH4 को CN2 से सनलाइट में कराया तो CH3Cl प्लस HCl बन जाएगा। तो इसी तरह से अगर मैंने आयोडीनेशन कराया तो मैं क्या करूंगा? मीथेन मॉलिक्यूल को, इथेन मॉलिक्यूल को I2 के साथ क्या करूंगा? हीट करूंगा मैं हाई टेम्परेचर पे, तो CH3I बनेगा और HI बनेगा। अब ये HI जो है, दिस HI इज रिड्यूसिंग एजेंट। ये HI क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। अब जब ये HI रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये HI क्या करता है? इस CH3I को रिड्यूस करता है। किसके अंदर? CH3I को रिड्यूस करता है CH4 और I2 में, ठीक है। तो ये HI वापस CH3I को रिड्यूस करेगा CH4 और I2 में। तो इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के वजह से ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। तो अब आपको अगर कोई पूछे कि व्हाई आयोडीनेशन इज रिवर्सिबल, तो बिकॉज ऑफ HI इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट, देयरफॉर HI reduce product CH3I into CH4 and I2. HF, HCl, HBr reducing agent property नहीं रखते हैं। अब HI जो है ये reducing है, तो अब इसमें हमको इक्विलिब्रियम कंसेप्ट में हम पढ़ चुके हैं ली-चैटले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि अगर हमारे को इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना है, मतलब CH3I की यील्ड बढ़ानी है, अमाउंट बढ़ाना है, तो हम कैसे बढ़ाएंगे? हम HI को रिमूव करते जाएं तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएगा। HI निकला, फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ गई। HI निकला क्योंकि न ये HI होगा, न इसको रिड्यूस करेगा, न रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। सिंपल सी बात। न बांस है, न बंसुरी बनेगी, न वो बजेगी। तो उसी तरह से इस HI की वजह से तो ये प्रॉब्लम है। न ये HI रहेगा, न ये HI CH3I को रिड्यूस करेगा, न रिएक्शन रिवर्स जाएगी। तो HI को हटाओ।
अब HI को क्या करें, ऐसे हटाएं, ये तो पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन को अगर हम इरिवर्सिबल बनाना चाहते हैं तो हम ये रिएक्शन HiO3 के प्रेजेंस में करते हैं, आयोडिक एसिड की प्रेजेंस में करते हैं। HiO3 को आयोडिक एसिड कहते हैं। अब आयोडिक एसिड की प्रेजेंस में जब हम इसका रिडक्शन आयोडीन, जो ये आयोडीनेशन है, मीथेन का जो आयोडीनेशन है वो HiO3 के प्रेजेंस में करते हैं तो इरिवर्सिबल हो जाती है। होता क्या है, ये जो HI बन रहा है इस रिएक्शन के अंदर, ये इस HiO3 जो हमने रिएक्शन में डाल दिया है, इससे रिएक्शन करके 3 मॉलिक्यूल वाटर और प्लस 3 मॉलिक्यूल I2 बना देता है। तो हमारे को इस रिएक्शन में डबल फायदा हो जाता है। एक तो जो HI परेशान कर रहा था, रिएक्शन को रिवर्स ले जा रहा था, वो उस HI को ये कंज्यूम करता है। उस HI को, ये जो HI है वो HI इससे रिएक्ट कर लेती है। कैसे कर लेती है ये लिख दिया मैंने। दूसरा, इसके लेने का एक दूसरा रीजन और भी है। हाँ, इस HI से रिएक्शन करने वाले बहुत सारे मॉलिक्यूल है। हमने HiO3 को क्यों सेलेक्ट किया, इसीलिए सेलेक्ट किया कि जब ये रिएक्शन हो रहा है तो हमको I2 मिल रहा है। जो I2 मिल रहा है तो I2 यहां का प्रोडक्ट है, तो क्या हो जाएगा, किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में अगर अपन प्रोडक्ट हटाते जाएं, प्रोडक्ट को रिमूव करते जाएं और रिएक्टेंट को बढ़ाते जाएं, फास्ट रिएक्शन हो जाएगी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। यानी HiO3 एक साथ दो काम कर रहा है। एक तो HI को कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, उससे क्या हो रहा है, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, और दूसरा HI को कंज्यूम करके I2 प्रोड्यूस कर रहा है, और I2 इस रिएक्शन का प्रोडक्ट है, तो हमारे पास CH3I का अमाउंट बढ़ जाएगा, रिएक्शन ज्यादा फास्ट हो जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। तो ये वाला आंसर लिखना है हमारे को इसके अंदर कि व्हाई आयोडीनेशन इज रिवर्सिबल। और F2 की रिएक्शन एक्सप्लोसिव होती है। अगर हमने उसको थोड़ा सा F2 का कंसंट्रेशन ज्यादा ले लिया और थोड़ा सा हीट कर दिया तो उसकी ज्यादा रिएक्टिविटी की वजह से होता है। अब इसमें एक चीज और आपको ध्यान देनी है, जैसे मैंने CH4 लिया, अब CH4 में Cl2 का लिमिटेड वैल्यू ली तो बनेगा हमारे पास CH3Cl प्लस HCl सनलाइट की प्रेजेंस में। अगर मैंने CH4 प्लस एक्सेस ऑफ Cl2 ले लिया है, तो ये रिएक्शन अगर कंटिन्यूस होने दें तो फाइनल प्रोडक्ट CCl4 बन जाता है और 4HCl निकल जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। चारों ही H एटम मीथेन के किससे रिप्लेस हो जाते हैं, 4 के 4 हाइड्रोजन एटम, ये जो है फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन हुआ, फर्स्ट स्टेप में Cl2 से रिएक्शन हुआ, सनलाइट की प्रेजेंस में ये HCl रिलीज होगा तो माइनस HCl हुआ और फर्स्ट प्रोडक्ट बन गया हमारे पास CH3Cl और HCl मैंने यहां लिख दिया। अब क्या हो गया, ये मिथाइल क्लोराइड बन गया। मिथाइल क्लोराइड बनने के बाद वापस मैंने Cl2 लिया सनलाइट की प्रेजेंस में, HCl रिलीज हो जाएगा तो ये वाला एक हाइड्रोजन और रिलीज होकर CH2Cl2 बन जाएगा और HCl रिलीज हो गया, डाइक्लोरोमीथेन बन जाएगा। फिर और आगे हुआ Cl2 प्लस सनलाइट की प्रेजेंस में HCl निकल गया, CHCl3 क्लोरोफॉर्म बन गया, 1,1,1 ट्राइक्लोरोमीथेन बन गया। क्लोरोफॉर्म है जो एनेस्थेसिया पर्पस से यूज करते हैं, पर अब मॉडर्न प्रेजेंट टाइम में क्लोरोफॉर्म को एज ए एनेस्थेटिक पर्पस से यूज नहीं करते हैं। पहले हम क्लोरोफॉर्म को एज ए एनेस्थेटिक पर्पस से यूज करते थे ड्यूरिंग ऑपरेशन। तो रीजन ये है कि क्लोरोफॉर्म सनलाइट में और एयर की प्रेजेंस में पड़ा रहता है तो उसमें फास्जिन गैस बन जाती है COCl2 और वो पॉइजनस होती है, इसीलिए हम अवॉइड करते हैं। फिर हमने वापस Cl2 लिया लाइट की प्रेजेंस में तो CCl4 और HCl बन गया। इस तरह से
ये फाइनल प्रोडक्ट ये हो जाएगा। तो अगर आपको पूछे कि CH4 प्लस एक्सेस ऑफ Cl2 लिया तो हम लिखेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड अच्छा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, इसको पायरीन भी बोलते हैं हम। तो यहां पर हमने ये डिस्कस किया। अब यहां पर एक चीज और क्लियर कर दूं जिसका डिटेल हम बाद में देखेंगे कि हाइड्रोजन एटम का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो देखो हाइड्रोजन एटम 3 टाइप के होते हैं। देयर इज 3 टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम, प्राइमरी हाइड्रोजन एटम, सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम एंड टर्शियरी हाइड्रोजन एटम। तो ध्यान देना, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं व्हाट इज प्राइमरी हाइड्रोजन एटम, व्हाट इज सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम और यहां देखो आप कुछ हाइड्रोजन एटम लिए हैं मैंने। ये तो अब यहां पर सबसे पहले तो मैं कार्बन को क्लासिफाई करूं तो दिस इज 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन एंड दिस इज 2 डिग्री कार्बन। तो 1 डिग्री कार्बन क्या होता है? जिस कार्बन के साथ वन बॉन्ड, जिस कार्बन के साथ एक कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। When one carbon bonded to another carbon is called 1 degree carbon, and when out of 4 valency, 3 valency is directly satisfied from 3 carbon atom. In this case, this carbon is called 3 degree. जैसे यहां पर ये कार्बन है तो इस कार्बन का 4 वैलेंसी में से एक ही वैलेंसी कार्बन के साथ सेटिस्फाइड हो रही है तो ये 1 डिग्री। अब ये वाला जो कार्बन है इस कार्बन की 4 वैलेंसी में से 3 वैलेंसी कार्बन के साथ बॉन्डेड है, कार्बन के साथ सेटिस्फाइड हो रही है तो ये 3 डिग्री कार्बन हो जाएगा। और इसी तरह से ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन का जो 1 वैलेंसी है वो कार्बन से सेटिस्फाइड है, बाकी 3 हाइड्रोजन से है तो दिस कार्बन इज कॉल्ड 1 डिग्री हाइड्रोजन। अब अगर ये वाला कार्बन देखें तो इस कार्बन के आउट ऑफ 4 2 वैलेंसी डायरेक्टली सेटिस्फाई विद कार्बन, यानी ये कार्बन से और ये कार्बन से और 2 हाइड्रोजन से तो ये 2 डिग्री हो जाएगा। अब ये वाला कार्बन 3 डिग्री है क्योंकि दिस वैलेंसी ऑफ दिस 3 is satisfied from carbon and 1 हाइड्रोजन। तो इस तरह से हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कार्बन आइडेंटिफाई करते हैं कि एक कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है उस हिसाब से। अगर एक कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री, 3 से जुड़ा हुआ है तो 3 डिग्री, 1 से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री। और अब इनसे अटैच जो हाइड्रोजन होंगे उनके नाम भी वही होंगे। अब ये जो तीनों, ये जो सारे में ब्लू हाइड्रोजन कर रहा हूं, ये जितने भी ब्लू सर्कल लगा दिए ये सारे के सारे ब्लू सर्कल वाले हाइड्रोजन, these all hydrogens are called primary H atom और 1 degree H atom। ये सारे के सारे क्या होते हैं? प्राइमरी होते हैं बेटा। ये सारे के सारे हाइड्रोजन प्राइमरी हाइड्रोजन है। और 3 डिग्री हाइड्रोजन से बॉन्डेड अगर कोई हाइड्रोजन एटम है, जैसे ये वाला जिसपे मैंने ब्लैक सर्कल कर दिए, ये ब्लैक सर्कल वाले 3 डिग्री H एटम है और ब्लू सर्कल वाले सारे के सारे 1 डिग्री हैं। ये ब्लू सर्कल वाले सारे के सारे क्या हो गए? ये सारे के सारे ब्लू सर्कल वाले 1 डिग्री हैं, ब्लैक सर्कल वाले 3 डिग्री हैं और अब ये जिसपे मैं रेड सर्कल लगा रहा हूं ये रेड सर्कल वाले 2 डिग्री हैं। तो आपको क्लियर हो गया व्हाट इज 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम। तो ये आप किसी भी मॉलिक्यूल में आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो अब जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है, यानी कौन सा हाइड्रोजन सबसे जल्दी सब्स्टिट्यूट होगा, तो 3 डिग्री वाला। 3 डिग्री H एटम, 2 डिग्री H एटम, 1 डिग्री H एटम, जिसको हम प्राइमरी H भी बोलते हैं, सेकेंडरी H भी बोलते हैं, टर्शियरी H भी। तो रिएक्टिविटी इंक्रीज। तो यहां पर क्या हो गया?
टर्सरी H एटम का रिएक्टिविटी ज्यादा होता है, तो रिएक्टिविटी यहां पर क्या हो गई, इसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज, ये रिएक्टिविटी इंक्रीज हो गई। तो टर्सरी हाइड्रोजन मोर रिएक्टिव होता है। अब यानी सबसे पहले जो रिएक्शन में एंटर करेगा वो 3 डिग्री हाइड्रोजन करेगा। यानी अगर मैं यहां पर बात करूं CH3 CH2 CH3 और ये है, यहां पर मेरे पास ये जिस पे सर्कल लगा दिए, ये सारे ब्लू सर्कल वाले कार्बन 1 डिग्री है और हाइड्रोजन भी 1 डिग्री है। अगर 1 डिग्री कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ा, 1 डिग्री कार्बन के साथ जो भी हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं वो 1 डिग्री होंगे। ये सेकेंडरी कार्बन है, ये हमारा सेकेंडरी कार्बन है और इस पे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन सेकेंडरी H है। तो इसमें टोटल प्राइमरी H कितने हैं, प्राइमरी H हो गए 9, सेकेंडरी H कितने हो गए 2, टर्सरी H कितने हो गए 1। अब इसमें से सबसे ज्यादा मोर रिएक्टिव हाइड्रोजन कौन सा हो जाएगा, मोर रिएक्टिव हाइड्रोजन ये हो जाएगा, मोर रिएक्टिव हाइड्रोजन ये हो जाएगा। अब इस मॉलिक्यूल पर अगर आपको कहा जाए कि Cl2 का हमने सनलाइट में रिएक्शन किया और खाली हमारे पास Cl2 का इसका भी 1 मॉलिक्यूल है, जस्ट अजम्पशन है आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि इसका भी 1 मॉलिक्यूल है और इसका भी 1 मॉलिक्यूल है, तो सबसे पहले कौन सा हाइड्रोजन रिएक्शन में एंटर करेगा, टर्सरी, ये वाला। दिस हाइड्रोजन इज टर्सरी हाइड्रोजन एटम, दिस हाइड्रोजन इज 3 डिग्री H एटम, मोस्ट रिएक्टिव H एटम हो गया, ये मोस्ट रिएक्टिव H एटम हो गया इस मॉलिक्यूल में। तो इस रिएक्शन का जो सबसे पहले जो हाइड्रोजन हटने वाला है वो यही वाला हटने वाला है, और क्या हो जाएगा, H हटके Cl आ जाएगा, ठीक है, और ये बन जाएगा 2-chloro-2-methyl ब्यूटेन, 2-chloro-2-methyl ब्यूटेन। मैंने नेमिंग अच्छे से सिखा रखी है। तो इस केस में अगर आपको पूछा जाए कि इस रिएक्शन हुआ और मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, तो मेजर प्रोडक्ट बनेगा 2-chloro-2-methyl ब्यूटेन। और अगर आपसे ये पूछा गया इसमें कि इसके टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट कितने बनेंगे, तो टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे ये मैं बता देता हूं आपको। अब इस केस में मैं इस मॉलिक्यूल को वापस लिख रहा हूं, ये तो इसका हुआ मेजर प्रोडक्ट। टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट कितने होंगे, तो CH3 CH2 CH CH3 और CH3। अगर मैंने इसका रिएक्शन किया तो टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट कितने होंगे ये हम डिस्कस कर रहे हैं। अब Cl2 से Cl2 लाइट, अब यहां पर हम एक बार सारे लिख देते हैं। ध्यान देना, मैंने क्या किया, यहां वाला हाइड्रोजन हटाया, CH2 CH2 CH CH3 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 CH CH CH3 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 CH2 CH3 CH3 और CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। अभी क्लियर हो जाएगा। अब ध्यान दो बेटा, मैंने क्या किया, ये जो Cl2 है बाय प्रोडक्ट HClO1 लिखूंगा मैं, तो एक बार क्लोरीन यहां लगा दिया, यहां पर ये कार्बन है, इस कार्बन का एक हाइड्रोजन हटा के यहां Cl लगा दिया। दूसरी बार मैंने क्या किया, इस कार्बन पर जो ये हाइड्रोजन है इसको हटा के यहां Cl लगा दिया। तीसरी बार क्या किया, इस कार्बन पे जो हाइड्रोजन है इसकी जगह क्लोरीन सब्स्टिट्यूट कर दिया।
अब यहां पर इस कार्बन के पर जो हाइड्रोजन है इस पे Cl लगा दिया, इस पर जो है इस पे Cl लगा दिया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा इसमें, अब ये हो जाएगा कि अब इनके नेम लिख लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो इसका आईपीसी नेम क्या हो जाएगा 1 क्लोरो 3 मिथाइल 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 2। अच्छा, अब इसका आईपीसी नेम क्या हो जाएगा, देखो 1 2 3 4, इसका आईपीसी नेम हो जाएगा 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। इसका आईपीसी नेम नंबरिंग यहां से स्टार्ट हो जाएगी। अब आईपीसी नेम तो लिखना आते ही है बेटा आपको। तो इसका आईपीसी नेम क्या हो जाएगा, इसका आईपीसी नेम हो जाएगा 2 क्लोरो 2 मिथाइल 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसका आईपीसी नेम क्या हो जाएगा, इसका आईपीसी नेम क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान देना 1 2 3 4, इसका आईपीसी नेम हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसका आईपीसी नेम क्या हो जाएगा, तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट हो जाएगी 1 2 3 4। तो इसका आईपीसी नेम क्या हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो अब आप देखें तो 4 प्रोडक्ट मिले, 5 नहीं मिले, क्योंकि ये दोनों सेम प्रोडक्ट है। ये दोनों क्या है, ये दोनों सेम है, ठीक है, ये दोनों सेम मॉलिक्यूल्स है। तो हम अगर हमारे को पूछा जाए इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है, CH पे 2 CH3 है, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा आइसोपेंटेन, और इसका आईयूपीसी नेम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में कि हाउ मेनी मोनो सब्स्टिट्यूटेड क्लोराइड्स, हाउ मेनी मोनो सब्स्टिट्यूटेड क्लोराइड्स obtained from आइसोपेंटेन और 2 मिथाइल ब्यूटेन, आइसोपेंटेन या फिर 2 मिथाइल ब्यूटेन का जब हम क्लोरीनेशन करते हैं तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड क्लोराइड्स कितने मिलेंगे, 4 मिलेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन, इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटा के अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हो, या फिर इस वाले कार्बन पर जो हाइड्रोजन है उस पर, इस वाले कार्बन पर जो हाइड्रोजन है उसको हटाकर Cl लगा रहे हो, या इस वाले कार्बन पर जो हाइड्रोजन है उसको हटाकर Cl लगा रहे हो, तो दोनों सेम प्रोडक्ट मिलेंगे, ये रहे। तो हमारे को, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो सीधा हमको टिक करना है, आ जाएगा आंसर 3 4 5 6, तो हम टिक करेंगे 4 पर। और अगर आपके एग्जाम में आ गया कि इसका मोनोक्लोरो सब्स्टिट्यूट करो तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा, और इस तरह से लिख के उसके आईपीसी नेम लिखने पड़ेंगे। तो ये तो हमने डिस्कस किया क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन यानी हेलोजिनेशन। अब ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो अप करता है। ये किसको फॉलो अप करता है बेटा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या होता है, जिसमें रेडिकल बनते हैं यानी होमोलिटिक क्लीवेज होता है। मैं आपको प्रीवियस चैप्टर में इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में अच्छे से पढ़ा चुका हूं, जीओसी सेकंड वाले क्लासेस में होमोलिटिक क्लीवेज क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, एक मैं मैकेनिज्म बता देता हूं जो एनसीईआरटी बुक में भी है। CH4 Cl2 HNu, लाइट की प्रेजेंस में CH3 Cl और HCl। अब ये 3 स्टेप मैकेनिज्म है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप इज चेन इनिशिएशन। फर्स्ट स्टेप इज चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन स्टेप में, चेन इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है, देखो जो Cl2 है वो सनलाइट की प्रेजेंस में
सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन रेडिकल में कन्वर्ट हो जाती है, क्लोरीन रेडिकल में। यानी ये जो Cl2 मॉलिक्यूल के बीच में ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है, यहां पर इस कोवेलेंट बॉन्ड का बॉन्ड डिसोसिएशन होता है, और जब बॉन्ड ब्रेकिंग होता है तो ये होमोलिटिक क्लीवेज होता है। होमोलिटिक क्लीवेज का मतलब क्या हुआ, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इसके पास एक इसके पास, ईमानदारी के साथ बॉन्ड का ब्रेकिंग हो रहा है, तो इसको होमोलिटिक क्लीवेज बोलेंगे। तो दोनों ही क्लोरीन ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके ये सेपरेट हो गए, कोई चार्ज नहीं आएगा, तो इसलिए ये इनको हम बोलेंगे दीज आर कॉल्ड क्लोरीन फ्री रेडिकल और सिंपली क्लोरीन रेडिकल। सेकंड स्टेप में क्या होता है, सेकंड स्टेप को हम बोलते हैं चेन प्रोपोगेशन। क्या बोलते हैं, चेन प्रोपोगेशन स्टेप। तो सेकंड स्टेप है चेन प्रोपोगेशन स्टेप। चेन प्रोपोगेशन स्टेप में क्या होता है, देखो आप, ये जो CH4 है ये क्लोरीन रेडिकल, अभी क्लोरीन रेडिकल हाईली रिएक्टिव है, क्योंकि एटम कभी भी एग्जिस्ट फ्री नहीं करता है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन को छोड़ दो तो बाकी भी कोई भी एटम फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता, वो तेजी से किसी से रिएक्ट करके अपने आप को बॉन्डेड करता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, अपनी वैलेंसी कंप्लीट करता है। तो यहां पर वापस क्या होता है, इसमें ये बन जाता है CH। तो इसको मैं वापस लिख देता हूं, यहां पर इस तरह से लिख देता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये हो गया हमारा CH4, ये हो गया क्लोरीन रेडिकल, ये वाले, और ये हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। फिर यहां होमोलिटिक क्लीवेज हुआ, और होमोलिटिक क्लीवेज होने के बाद जो ये H रेडिकल है और ये Cl है, ये HCl बना जाएगा, और CH3 प्लस HCl बन जाएगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन देख रहे हो ब्लू वाला, ये कार्बन फ्री रेडिकल बन गया। कार्बन फ्री रेडिकल का दिमाग खराब हो गया कि मेरी वैलेंसी इनकम्प्लीट हो गई, वो अपनी वैलेंसी कंप्लीट करेगा। तो वो अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए किसके ऊपर अटैक करेगा, ये सब क्लोरीन की वजह से ही हुआ। तो ये क्या करेगा, दूसरे क्लोरीन मॉलिक्यूल को पकड़ेगा और उसके अंदर ये वापस होमोलिटिकल क्लीवेज होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, सॉरी बेटा, और CH3Cl बन जाएगा, और यहां पर ये CH3Cl बन गया, और साथ में क्लोरीन रेडिकल फ्री हो गया। तो ये इसका चेन प्रोपोगेशन हुआ। अब ये क्लोरीन फ्री रेडिकल जैसे फ्री हुआ तो ये फिर न्यू CH4 को पकड़ेगा। अब ये क्या करेगा, वापस ये वाला क्लोरीन फ्री रेडिकल, ये वाला क्लोरीन फ्री रेडिकल न्यू CH4 को पकड़ेगा और उसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, CH3 और HCl। अब ये CH3 वापस, ये CH3 डॉट वापस क्या करेगा, दूसरे Cl2 मॉलिक्यूल को पकड़ेगा, और ये सिलसिला चलता ही रहेगा, ठीक है। फिर वापस ऐसा, वापस ऐसा, वापस ऐसा, कंटिन्यूअस ये रिएक्शंस, ये वाली स्टेप रेट, ये क्लोरीन रेडिकल बना, फिर अटैक हुआ, फिर तो ये वाली कंटिन्यूअस चलता रहेगा जब तक कि CH4 या फिर जब तक कि CH4 या फिर Cl2 पूरा खत्म नहीं हो जाता, दोनों में से, क्योंकि तो लड़ाई झगड़े वाली बात हो गई, ठीक है। अब ये क्लोरीन रेडिकल है, इसको गुस्सा आया, इसने दूसरे मॉलिक्यूल CH4 पे अटैक कर लिया, तो ये CH3 में बदल गया, तो इसने देखा मेरे को क्लोरीन की वजह से प्रॉब्लम आई, तो Cl2 पे अटैक करके CH3Cl बन गया, ये क्लोरीन रेडिकल बन गया। अब ये वाली इस तरह की ये स्टेप्स बार बार कंटिन्यूअस बार बार रिपीट होती रहती है जब तक कि रिएक्टेंट खत्म नहीं हो जाए या दोनों में से एक खत्म नहीं हो जाए। इसीलिए इस स्टेप को हम चेन प्रोपोगेशन स्टेप या चेन कंटिन्यूअस स्टेप भी बोलते हैं। प्रोपोगेशन का मतलब चलती रहती है। अंत में क्या होगा, अंत तो आएगा ही आखिर, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, थर्ड स्टेप को हम बोलते हैं चेन टर्मिनेशन। क्या होगा, चेन टर्मिनेशन होगा। चेन टर्मिनेशन में क्या होगा, देखो बेटा, चेन टर्मिनेशन में क्या होगा, देखो बेटा, चेन टर्मिनेशन में सपोज करो लास्ट में 2 क्लोरीन फ्री रह गए, अब इनको कोई अटैक करने को मिल ही नहीं रहा है। इन क्लोरीन रेडिकल ने इधर उधर देखा कि CH4 तो है ही नहीं,
किस पे अटैक करें, तो ये क्लोरीन बोलेंगे चल अब अपन दोनों ही बॉन्ड बना लेते हैं, शांति हो गई। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि लास्ट में कुछ मिथाइल रेडिकल फ्री रह गए। मिथाइल रेडिकल ने देखा, मिथाइल रेडिकल बन तो गए कुछ, लेकिन अभी मिथाइल रेडिकल ने देखा कि कोई Cl2 है ही नहीं, एक भी Cl2 नहीं है जिसपे हम अटैक करें। तो फिर दोनों मिथाइल रेडिकल क्या सोचेंगे, चलो हम दोनों मिलके आपस में कंबाइन कर लेते हैं। तो क्या होता है, इस जब हम CH4 का Cl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एनसीईआरटी में एक बढ़िया बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इस रिएक्शन में बहुत कम फ्रिक्शन इथेन का भी मिलता है। तो हाँ मिल सकता है बेटा। क्या होता है, बहुत बार ऐसे मिथाइल रेडिकल बहुत सारे बन जाते हैं एक साथ, तो दो मिथाइल रेडिकल अगर आपस में कोलाइड करते हैं तो इथेन बन जाता है, तो वो चेन टर्मिनेशन स्टेट में आता है। तो चेन टर्मिनेशन स्टेट में या तो थोड़ा सा Cl2 बनेगा या थोड़ा सा इथेन बनेगा, ये डिपेंड करता है कि लास्ट में कौन बचा रह गया। ठीक है, तो इथेन कुछ अमाउंट में बन सकता है या कुछ अमाउंट में Cl2। तो ये तो इसका मैकेनिज्म था। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन ही यही है। अब हम और आगे बढ़ते हैं बेटा। ये हुआ इसका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हैलोजिनेशन। कन्वेंशन बिल्कुल सिंपल सा है बेटा। हम जैसे CH4 है, कन्वेंशन तो अब किसी भी आप इसको बर्न कर दो, बर्न कर दोगे तो CO2 प्लस H2O बन जाएगा। कितने हाइड्रोजन है, 4, 2 कर दो, ऑक्सीजन 2, तो ये बैलेंस, ये कन्वेंशन, जलाना है उसको। तो इसका जो कन्वेंशन का जो कॉमन इक्वेशन है वो ये आता है, CnS2n प्लस 2 3n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, 3n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 O2, तो बनता है NCO2 एंड n प्लस 1 H2O, n प्लस 1 H2O। अब अगर हम, अब आप इसमें n की वैल्यू रखते जाओ तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। जैसे अगर मैंने n की वैल्यू यहां 4 रखी बेटा, एक एग्जांपल ले रहा हूं, तो आ जाएगा C4H10। और अब मैंने यहां n की वैल्यू 4 रखूंगा मैंने, ठीक है, तो 3n प्लस 1 अपॉन 2 कितना आएगा, तो 3n, तो n की वैल्यू में 4 रखूंगा तो 3 इंटू 4 प्लस 1 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 13/2 मतलब 7.5। ठीक है, तो 7.5 O2 आ गया। n की वैल्यू 4 है तो 4 CO2 बन जाएगा, n की वैल्यू 4 है तो 5 H2O बन जाएगा। तो अब आप बैलेंस करके देख लो, इस तरफ 10, इस तरफ हाइड्रोजन कितने हैं, 10 है, तो ये 10 हाइड्रोजन हो गए ना, 5 इंटू 2। कार्बन कितने हैं, 4 है, तो 4 CO2 में 4 कार्बन है। ऑक्सीजन एटम कितने हैं, 4, इस CO2 में ऑक्सीजन एटम कितने हो गए, 8 ऑक्सीजन, तो CO2 क्या हो गए, और 5 ये हो गए, 8 प्लस 5 कितने हो गए, 13। तो ये 13, ठीक है, लेकिन ये 13 O एटम है, 13 O एटम है, तो O2 मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे, 13/2, जो कि आ जाएगा 7.5। तो रिएक्शन बैलेंस है बेटा, ठीक है, यानी 7.5 मोल है। और अगर हम इसको, अगर हमको ये फ्रिक्शन वैल्यू हटानी है तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 2 कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये हो गया। तो कुल मिला के ये इसका एक कन्वेंशन का कॉमन फॉर्मूला है, जिसमें O2 की वैल्यू 3n प्लस 1/2 है, ये याद रख लो, ये अपने आप आ जाता है। तो ये कन्वेंशन होगा। नेक्स्ट है आइसोमराइजेशन। अब ये रिएक्शन हम डायरेक्टली लर्न करेंगे। आइसोमराइजेशन रिएक्शन क्या होता है कि जब अनब्रांच एल्केन्स होती है तो उनको लुईस एसिड की प्रेजेंस में जब हीट करते हैं तो वो ब्रांच एल्केन्स में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने CH3 CH2 CH2 CH3 लिया और इसको AlCl3 के साथ हीट किया मैंने, तो ये रीअरेंज होके किसमें कन्वर्ट हो जाती है, तो ये जो ब्यूटेन है, ब्यूटेन किसमें कन्वर्ट हो जाता है,
ब्यूटेन जो कन्वर्ट हो जाता है, अब इसका भी पूरा मैकेनिज्म है, लेकिन देखो अभी हमारे सिलेबस में इसका मैकेनिज्म नहीं है, तो अभी हम इसको डायरेक्ट लर्न करेंगे। ब्यूटेन और 2 मिथाइल ब्यूटेन मेरी कॉम्पिटिटिव वाली क्लासेस में फिर वो धीरे धीरे जैसे चैप्टर आते हैं तो उसमें रीअरेंजमेंट रिएक्शन डिस्कस की हुई है। तो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। तो अब यहां पर आप देख लो, इसका फॉर्मूला क्या है, C4H10। इसका फॉर्मूला क्या है, C4H10। तो यहां रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूले डिफरेंट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपस में किस तरह से रिलेटेड है, ये चेन आइसोमर्स है, यानी आइसोमर है एक दूसरे के। 1 2 3 4 ये चेन आइसोमर है जिसमें 4 कार्बन है, और ये 1 2 3 जिसमें 3 कार्बन है। तो ये दोनों एक दूसरे के कौन है, चेन आइसोमर है। तो इस रिएक्शन को आइसोमराइजेशन क्यों कहते हैं, तो इस रिएक्शन को आइसोमराइजेशन कहने का जो लॉजिक है वो ये है कि इस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो एक दूसरे के चेन आइसोमर होते हैं। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि जब एल्केन का AnCl3 के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड आइसोमराइजेशन रिएक्शन। व्हाई, तो हम आंसर लिखेंगे, इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं, इसीलिए आइसोमराइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। और सारी आइसोमराइजेशन रिएक्शन को हम रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। तो दिस आइसोमराइजेशन रिएक्शन इज आल्सो नोन एज रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। तो हम इसको रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। एरोमेटाइजेशन, नाम से क्लियर है कि यहां एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा। तो एन एल्केन हैविंग 6 or more carbon atom on heating to 773 Kelvin at 10 to 20 atmospheric pressure in the presence of। तो ये देखो बेटा, यहां पर ये मैंने ले रखा है एन हेक्सेन, थोड़ा लिखने का तरीका बदल रहा हूं। ये है एन हेक्सेन, दिस इज एन हेक्सेन, ठीक है, एन हेक्सेन। और फॉर्मूला हो गया C6H14, फॉर्मूला हो गया बेटा C6H14। अब इसके अंदर क्या करेंगे हम, Cr2O3 या फिर वेलेडियम ऑक्साइड V2O5 या फिर मोलिब्डियम ऑक्साइड MO2O3, इन ऑक्साइड की प्रेजेंस में 773 केल्विन टेम्परेचर एंड 10 to 20 atm प्रेशर पर जब हम रिएक्शन को करते हैं तो ये कंपाउंड बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एन हेक्सेन तो क्या है, एन हेक्सेन बेसिकली एसाइक्लिक ओपन चेन एलिफेटिक कंपाउंड है, और ये अब एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। और बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है वो C6H6 होता है, बेंजीन बन गया। और बेंजीन इज द एरोमेटिक कंपाउंड, स्पेशल कंपाउंड होता है, मैंने पहले ही बताया। जो मैं अब बेंजीन वाले चैप्टर में एरोमेटिसिटी में डिस्कस करूंगा कि एरोमेटिक क्यों स्पेशल है, वो वहां डिस्कस किया जाएगा। अब इसमें क्या हो जाएगा, 14 में से 6 चला गया तो 8 बचा, तो 4H2 गैस रिलीज हो जाएगी, तो 4H2। तो दिस रिएक्शन is called aromatization reaction because in this reaction aliphatic N-hexane convert into benzene aromatic compound number 1। अब इसमें क्या हुआ है, काफी अच्छी खासी H2 गैस बाहर निकल रही है। तो इस रिएक्शन को हम डिहाइड्रोजिनेशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें से हाइड्रोजन गैस बाहर आई है जब प्रोडक्ट बना है। हाइड्रोफॉर्मिंग हो रहा है, एरोमेटाइजेशन हो रहा है, कैटालिटिक रिफॉर्मिंग हो रहा है इसमें, ठीक है ना। तो इस रिएक्शन को हम एरोमेटाइजेशन कह रहे हैं, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है। अब ये 6 कार्बन होगा, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब यही अगर एन हेप्टेन ले लिया जाए, अगर हम इसकी जगह क्या ले लें, एन हेप्टेन ले लें, तो एन हेप्टेन हो जाएगा C7H16, ठीक है। तो ये रिएक्शन एल्यूमिना के सपोर्ट पर होती है, एल्यूमिना सरफेस पर रिएक्शन होती है, और
अब इस केस में ये जो एक्स्ट्रा CH3 है वो यही रहता है, बाकी एरोमेटिक रिंग बनती, बाकी रिएक्शन ये की रहती है। तो दिस रिएक्शन इट इज कॉल्ड टॉलिन। मैंने नेमिंग में बता रखा है, मिथाइल ग्रुप अगर बेंजीन रिंग पर होता है तो उसको बोलते हैं टॉलिन। तो इस केस में टॉलिन बनेगा ये, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया एरोमेटाइजेशन। पायरोलिसिस, तो पायरोलिसिस में क्या होता है? तो पायरोलिसिस में जब हम किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं, पायरोलिसिस में हम क्या करते हैं, जिस किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब हम हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो वो छोटे फ्रेगमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। ये रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो हायर एल्केन्स ऑन हीटिंग टू हायर टेम्परेचर डिकम्पोज इनटू लोअर एल्केन्स एंड एल्कीन्स। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं, C6H14 को जब हम हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो अब उस केस के अंदर मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अब इसमें ज्यादा हमको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये C6H12 बन जाता है, H2 कुछ भी मिक्सचर बनते हैं, C4H8 बन गया और C2H6 बन गया, ठीक है ना, 8 + 4 14 हो गया। या फिर C2H6 C2H4 + CH4, इस तरह से एक मिक्सचर सा बन जाता है। क्योंकि जब हम इनको हाई टेम्परेचर में हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज हो रहे हैं, इनके बॉन्ड टूट रहे हैं, वापस बन रहे हैं, टूट रहे बन रहे हैं, तो एक अनप्रिडिक्टेबल प्रोडक्ट बनते हैं, मिक्सचर बनता है। लेकिन वो फिक्स है, वो हायर एल्केन्स लोअर एल्केन्स में कन्वर्ट होते हैं, लोअर एल्कीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह की रिएक्शन जो एयर की एब्सेंस में हाई टेम्परेचर पर जब हीट करते हैं तो एल्केन ब्रेक डाउन हो जाते हैं, एल्कीन एल्काइन, लोअर एल्कीन एल्केन एल्काइन और हाइड्रोजन गैस में। और अब हम यहां पर इसकी केमिकल प्रॉपर्टी को आज यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।